Hello students, I welcome you to a brand new civics chapter, and this time we are going to discuss the last chapter of civics of CBSE NCERT class 10, that is challenges to democracy. Let's get started. सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में. What is democracy is the first topic. Second one is quotes on democracy. Third, challenges to democracy. Fourth, political reforms. And fifth, redefining democracy. तो बच्चे सबसे पहले हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो होती क्या है. डेमोक्रेसी इज बाय फार द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी जो है बच्चे दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब चैलेंजिंग क्यों है ये तो आप फर्स्ट चैप्टर से लेकर ऑलमोस्ट अब तक जो लास्ट है आप डेमोक्रेसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं आपको डेमोक्रेसी में आती हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग जो वोट बैंक्स होते हैं वो इसमें प्रॉब्लम है. उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम उन्हें ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं डेमोक्रेसी में. लेकिन डेमोक्रेसी जो है जितने भी हमारे फेमस राइटर्स हैं वो मानते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे चैलेंजिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बोथ फॉर पॉलिटिशियंस एंड फॉर पीपल. किसके लिए? दोनों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए भी और लोगों के लिए भी. अब ये डेमोक्रेसी जो टर्म है ये आई कहां से? डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज एंड मीन्स रूल बाय सिंपल पीपल. तो डेमोक्रेसी जो शब्द है वो कहां से आया है? वो ग्रीक शब्द से बना है और उसका मतलब क्या है कि रूल बाय सिंपल पीपल. जहां आम जनता का राज होता है वहां क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है. अगर हम डिक्शनरी मीनिंग या डेफिनेशन पे जाएं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल in which supreme power is vested in the people and exercised directly by them or by their elected agents under a free electoral system. क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे कि अगर हम डिक्शनरी के अनुसार जाएं तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऐसी सरकार जहां पर सुप्रीम पावर किसके पास है? लोगों के पास है. गिवन टू, वेस्टेड का मतलब क्या है? गिवन टू. जहां जो सुप्रीम पावर है वो किसको दी गई है? लोगों को दी गई है. और ये पावर जो है वो डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय पीपल और बाय द इलेक्टेड एजेंट्स. और वो लोग भी पावर को एक्सेस कर सकते हैं, वो लोग भी पावर को रन कर सकते हैं जिन्हें हमने चुना है. ठीक है, जिन लीडर्स के लिए हम वोट करते हैं. अंडर अ फ्री इलेक्टोरल सिस्टम. इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसमें इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं. तो अब तक हमने ये जाना है डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे ज्यादा टीडियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है, सबसे ज्यादा चैलेंजेस उसमें फेस करते हैं पॉलिटिशियंस भी और पीपल भी. वो ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है कि पावर टू सिंपल पीपल. ठीक है, डेमोक्रेसी में पावर जो है वो आम लोगों के पास होती है, वो उसे डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकते हैं या अपने चुने हुए लीडर्स के द्वारा वो पावर जो है वो चलवा सकते हैं थ्रू इलेक्शन सिस्टम. तो ये तो हुई डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. अब ये जानते हैं कि जो अब्राहम लिंकन है, जो फेमस, बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के, वो क्या मानते हैं डेमोक्रेसी के बारे में? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. तो क्या कहना चाहते हैं अब्राहम लिंकन? डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जो लोगों में से, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लोगों द्वारा, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए ही बनाई जाती है. तो डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जहां से नेता चुना भी लोगों में से जाता है, चुनते भी लोग हैं और वो काम भी किसके लिए करता है? लोगों के लिए करता है. सो पर्सन्स जो है, पीपल जो है, सिटीजन्स जो है एक कंट्री के, वो ऐसी जो सरकार होती है उसमें क्या होते हैं? टॉप प्रायोरिटी पर होते हैं. कोट्स ऑन डेमोक्रेसी. बच्चे दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन ये कुछ फेमस लीडर्स या फेमस राइटर्स रहे हैं पुराने जमाने की जिन्होंने डेमोक्रेसी पे अपनी राय या अपने कोट्स जो है वो जाहिर किए हैं, जिनसे आपको कुछ चैलेंजेस डेमोक्रेसी के जो है वो हाईलाइट होंगे. इसीलिए मैंने इंटेंशनली इन कोट्स को रखा है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम उनकी कोट्स के जरिए बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उनको हम देख सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला देखिए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या कहा है डेमोक्रेसी के बारे में.
ये एक पॉलिटिकल लीडर रहे हैं यूएस के बहुत फेमस। डेमोक्रेसी कैन नॉट सक्सीड unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The real safeguards of democracy therefore is education. देखिए बच्चे, रूजवेल्ट ने क्या कहा है कि डेमोक्रेसी तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक जो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी चॉइस, यानी कि जो पीपल ऑफ द नेशन है, दे आर नॉट रेडी टू चूज वाइसली। उनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो अपने लिए सही नेता चुन सकें। और अगर हमें वो नॉलेज उन्हें देनी है तो उसके लिए इस कंट्री के लोगों के पास क्या होनी चाहिए? एजुकेशन होनी चाहिए। देखिए, इस कोट से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के आपको ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल होने में ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां के जो सिटीजन्स हैं, आर दे इंटेलिजेंट इनफ टू चूज देयर लीडर। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें इतनी समझ ही नहीं है कि वो फेक पब्लिसिटीज में आकर गलत लीडर को चूज कर रहे हैं। ऐसे में आपकी कंट्री की डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुली रन नहीं हो सकती। ठीक है, एक और कोट देखते हैं हम ऐसा ही। एरिस्टोटल ने लिखा है ये। एरिस्टोटल एक बहुत ही फेमस ग्रीक फिलोसोफर रहे हैं। एरिस्टोटल ने क्या कहा? इन अ डेमोक्रेसी द पुअर विल हैव मोर पावर देन द रिच बिकॉज देयर आर मोर ऑफ देम एंड द विल ऑफ द मेजॉरिटी इज सुप्रीम। अब क्या कहते थे एरिस्टोटल? एरिस्टोटल का ऐसा मानना था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जहां पर जो पुअर लोग हैं ना, वो रिच से ज्यादा पावरफुल होंगे। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में होती है वोटिंग। वोटिंग में कौन जीतता है? जिसके पास मेजोरिटी हो। और ये तो सभी जानते हैं कि कोई भी नेशन हो, वहां गरीब लोग जो हैं वो अमीर लोगों से ज्यादा मेजोरिटी में होते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ये पॉइंट जो एरिस्टोटल को लगता था डेमोक्रेसी के बारे में, आप अपनी कंट्री में एक्सपीरियंस कर सकते हैं? क्या ऐसा है कि इंडिया में जो पुअर पीपल है वो मेजोरिटी में है, तो क्या उनका जो कंट्रोल है या उनका जो शेयर है गवर्नमेंट डिसीजंस में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिच पीपल? नो। सो आई थिंक दिस इज द सेकंड चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी की जो आइडियली चीजें हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिल रही हैं। एक और कोट देखते हैं। नेक्स्ट कोट है चार्ल्स बुकोस्की का। ये एक जर्मन अमेरिकन पोएट, नॉवेलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। The difference between a democracy and dictatorship is that in democracy you vote first and take orders later. In dictatorship you don't have to waste your time voting. अब इनकी जो सोच है डेमोक्रेसी को लेकर वो बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही पेसिमिस्टिक अप्रोच है। ये क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में सिर्फ यही फर्क है कि डेमोक्रेसी में जहां डेमोक्रेटिक सरकार होती है वहां लोग पहले वोट करते हैं और फिर जिन्हें वो वोट करते हैं उनसे ऑर्डर्स लेते हैं। और डिक्टेटरशिप में आप डायरेक्टली सिर्फ ऑर्डर्स लेते हैं लीडर से, आप वोटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करते। यानी ये मानते हैं कि जिस तरह से डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट होती है कंट्रीज में, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सो लास्ट कोट यहाँ पर देखते हैं हम। डेमोक्रेसी इज बीइंग अलाउड टू वोट फॉर द कैंडिडेट यू डिसलाइक द लीस्ट। अब ये कोट लिखा है रॉबर्ट बार्न ने। ये भी अमेरिकन ऑथर है और बिलियर्ड कांग्रेस ऑफ अमेरिका हॉल ऑफ फेम रह चुके हैं। तो डेमोक्रेसी के बारे में ये कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो सबसे कम पसंद है आपको उस लीडर को चूज कर लेना जितने लीडर्स खड़े हैं उनमें से। यानी ये भी एक डेमोक्रेसी के चैलेंज को हाईलाइट करता है कि लैक ऑफ प्रॉपर चॉइसेस। कभी कभी ऐसे कैंडिडेट सिलेक्शन में खड़े होते हैं जिनमें से हमें कोई भी काबिल नहीं लगता। अब देखिए, जो हमारे पास नन ऑफ द अबव का ऑप्शन है, ये बहुत टाइम बाद अब आया है कि हम इनमें से कोई भी लीडर चूज नहीं करना चाहते। लेकिन आई डोंट थिंक सो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ओके, सो अगर हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो फिर वोटिंग में क्या करेंगे? जो लीस्ट कैंडिडेट ऐसा है जो हमें सबसे कम नापसंद है, हम उसको वोट करेंगे। सो फेयर ऑप्शंस ना मिलना चूज करने के लिए प्रॉपर इलेक्शंस में कैंडिडेट्स के, ये भी एक चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी हो सकता है जिसकी वजह से हमारी सरकार सक्सेसफुली रन नहीं हो रही है। सो ये बहुत सालों से जो फेमस पर्सनालिटीज हैं जो कोट्स लिख रहे हैं उसके अंदर ही डेमोक्रेसी के बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं अगर हम ध्यान से देखें तो। दैट्स व्हाई ये कोट्स आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले अब यहाँ हम देखेंगे, मैंने बहुत सारे चैलेंजेस की बात की डेमोक्रेसी के बारे में। सो क्या हर प्रॉब्लम जो एक नेशन फेस करती है डेमोक्रेटिक वो चैलेंज है या कुछ और चैलेंज होता है, वो हम यहाँ देखेंगे।
अ चैलेंज इज नॉट जस्ट एनी प्रॉब्लम, यानी कोई भी प्रॉब्लम अगर एक देश में है तो वो चैलेंज नहीं बन जाता है। ओके, डेमोक्रेसी के लिए वो चैलेंज नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम जो एक देश में होती है वो डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज नहीं होती। वी यूजुअली कॉल ओनली दोज डिफिकल्टीज अ चैलेंज which are significant. Significant का मतलब क्या होता है बच्चे? Important and which can be overcome. ठीक है, तो हम सिर्फ उन चीजों को, उन प्रॉब्लम्स को चैलेंज मानते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में ओवरऑल, या जिन प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं, जिनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सकता है। अ चैलेंज इज अ डिफिकल्टी दैट कैरीज विद इन इट एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। चैलेंज वो प्रॉब्लम है जो हमें एक मौका देती है आगे बढ़ने का। Once we overcome a challenge, we go up to a higher level than before. Challenge वो problem है जिसे अगर हम overcome कर लें, यहाँ पर मैंने दिखाया this wall represents a challenge, और इसे अगर हम overcome कर लेते हैं तो हम एक higher level पे चले जाते हैं जिस पर हम पहले से थे। So I think this is now clear to you कि हर problem जो एक country में होती है वो challenge नहीं होता। Challenge सिर्फ वो problems होती हैं जिनकी कोई prime importance हो, या जिन्हें overcome करने से हम जो है एक बेहतर नेशन बन सकते हैं ऑल ओवर। अब बच्चे देखिए, वर्ल्ड में बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं या जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके चैलेंजेस बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर डिक्टेटरशिप चल रही है, लाइक चाइना। चाइना में आप देखिए डेमोक्रेसी नहीं है, और कंपैरेटिवली अगर हम देखिए इंडिया, यूएस, दीज कंट्रीज हैव डेमोक्रेसी। तो हम सभी कंट्रीज को हम गवर्नमेंट के आधार पर इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते। सो एक चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस इन देयर गवर्नमेंट। ओके, हर कंट्री जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस को फेस करती है गवर्नमेंट को रन करते हुए। सो तीन तरह के चैलेंजेस यहाँ हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किए हैं: फाउंडेशनल चैलेंजेस, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन एंड डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये तीन तरह के चैलेंज हैं जिनमें से कोई एक हर कंट्री फेस करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दीज चैलेंजेस फर्स्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशनल चैलेंज की। अगर फाउंडेशन को मैं कहूँ, हिंदी में कहते हैं फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, यानी किसी भी चीज की शुरुआत। तो क्या है ये शुरुआत, वो हम देखेंगे। डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। At least 1/4 of the globe is still not under democratic government. अब ये देखिए कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए हम कभी कभी जिस देश में हम रहते हैं हम उसकी सरकार की अच्छाइयां, उसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाते। लेकिन पूरे एंटायर ग्लोब में अभी 1/4 ग्लोब ऐसा है जिसमें ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें डेमोक्रेसी नहीं है, आइदर कम्युनिज्म है या डिक्टेटरशिप है। तो वहां पर अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई है। So these countries face foundational challenges of making the transition to democracy. तो ऐसी कंट्रीज अगर अपने अंदर डेमोक्रेसी लाना चाहती हैं जहां पर डिक्टेटरशिप है, कम्युनिज्म है, तो वो किस तरह का चैलेंज फेस करती है? फाउंडेशनल चैलेंज, यानी शुरुआती चुनौतियां वो फेस करती है, शुरुआत करने की प्रॉब्लम्स फेस करती है। किस लिए प्रॉब्लम फेस करती है? ट्रांजिशन करने के लिए डेमोक्रेसी तक। जो जिस भी तरह की सरकार वहां पर है, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक पिक्चर डाली, अगर मोनार्की है वहां पर, वन मैन रूल है, तो वहां से डेमोक्रेसी तक आने का जो चैलेंज है वो है फाउंडेशनल चैलेंज। ठीक है, जो ट्रांजिशन है वो किस में होती है? फाउंडेशनल चैलेंज होता है उस सब में। सो यहाँ देखिए, फाउंडेशनल चैलेंज ऑफ मेकिंग द ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी एंड देन इंस्टीट्यूटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो पहला चैलेंज उनके लिए क्या होता है कि वो अपनी सरकार का, जिस भी तरह की सरकार है उससे उसे डेमोक्रेसी में शिफ्ट करें, एंड जो सपोर्ट करने के लिए डेमोक्रेसी को इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है, चाहे आपकी स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे आपका इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्टोरल सिस्टम हो आपका, या आपका पार्लियामेंट हो, उन सबको क्या करे? कंस्ट्रक्ट, ओके, फाउंड अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो ये सभी चीजें जो आपकी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं, और जो चेंजेस चाहिए एक मोनार्की से या किसी भी तरह की गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी में आने में, उन सभी चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में जो चैलेंजेस फेस करती है एक कंट्री, वो होते हैं फाउंडेशनल चैलेंज, जो शुरुआती चैलेंज होते हैं। क्या क्या फाउंडेशनल चैलेंजेस हो सकते हैं? दिस इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग डाउन द एग्जिस्टिंग नॉन डेमोक्रेटिक regime.
ब्रिंगिंग डाउन नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम का मतलब अब तक जो नॉन डेमोक्रेटिक तौर तरीके कंट्री में चल रहे थे उन सब पर रोक लगाना, उन सबको कम करना, खत्म करना एक कंट्री में, या कीपिंग मिलिट्री अवे फ्रॉम कंट्रोलिंग गवर्नमेंट। और आप देखिए पाकिस्तान जो है उसमें कितने टाइम ईयर में तो मिलिट्री रूल ही रहता है, क्योंकि वहां की जो आर्मी है वो गवर्नमेंट डिसीजंस को सरपास कर जाती है और सारा कंट्रोल वो अपने पास ही ले लेती है। तो सबसे पहले क्या है, जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं, जो नॉन डेमोक्रेटिक चीजें एक कंट्री में पॉलिसीज चलती आ रही हैं उनको बंद करना, और मिलिट्री को कंट्रोल करने से गवर्नमेंट को रोकना, क्योंकि मिलिट्री रूल जहां पर भी लगता है वो डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है। इमरजेंसी में मिलिट्री रूल लाना या लागू करना अनिवार्य होता है, कई बार जरूरी होता है, लेकिन ज्यादातर डेमोक्रेसी में मिलिट्री रूल को जो है वो सेपरेट रखा जाता है। एंड एस्टैब्लिशिंग अ सॉवरेन एंड फंक्शनल स्टेट। बच्चे, सॉवरेन एंड फंक्शनल स्टेट का मतलब क्या है, जहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आपका संविधान जो है वो क्या होता है, सुप्रीम होता है। जहां कंट्री जो होती है, कंट्रीमैन जो होता है वो सुप्रीम होता है, वो होता है सॉवरेन। तो ऐसी स्टेट बनाना जहां आपका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो, जहां पर मिलिट्री जो है गवर्नमेंट डिसीजंस में अपना इन्वॉल्वमेंट ना दिखाए, एंड जहां पर जो नॉन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक पॉलिसीज चलती आ रही हैं या रिजीम्स चलती आ रही हैं वो बंद हो जाए। तो ये सब स्टेप्स जब इनिशियली उठाए जाते हैं एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, ये सारे चैलेंजेस क्या है, फाउंडेशनल चैलेंजेस हैं। अब हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ, नेपाल वाज अंडर वन मैन रूल टिल रिसेंट टाइम्स। यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखेंगे नेपाल का। नेपाल कुछ समय पहले तक वन मैन रूल यानी मोनार्की के अंडर था। ठीक है, आपने ये पढ़ा है चैप्टर में बच्चे, फेमस पॉपुलर जो आपकी स्ट्रगल्स हैं, जो आपका चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल्स, उसके अंदर आपने नेपाल के अंदर पढ़ा है कि 2 बार डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स वहां पर हुए हैं, जब उनका किंग किल्ड हुआ था, एक बार तब और एक बार इनिशियली डेमोक्रेसी लाने के लिए। अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको ये प्रिस्क्राइब करूंगी कि आप वो चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल्स जो है वो आप एक बार रिवाइज करें, उससे आपको मदद मिलेगी। तो नेपाल जो था वो वन मैन रूल के अंडर था, ठीक है, लेकिन अब नेपाल जो है वो क्या बन गया, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो जब वो वन मैन रूल यानी मोनार्की से डेमोक्रेटिक सिस्टम में आया तो उसने किस तरह के चैलेंजेस एक्सपीरियंस किए, फाउंडेशनल चैलेंज, क्योंकि ऐसे में आपको जीरो से शुरुआत करनी होती है। जैसे ही इंसान नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे हर चीज, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, सब कुछ अरेंज करना होता है। इसी तरह जब एक कंट्री अपनी गवर्नमेंट का स्टाइल चेंज करती है फ्रॉम वन मैन गवर्नमेंट टू डेमोक्रेसी और फ्रॉम कम्युनिज्म टू डेमोक्रेसी, तो वो जो चैलेंजेस बियर करती है वो है फाउंडेशनल चैलेंज।